जुरिसडिक्शन डिस्कस करने से पहले समझ लेते हैं कि सीपीसी का स्कीम क्या है। सबसे पहले आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है यहाँ पे। सबसे पहले कॉज ऑफ एक्शन मतलब आपका कोई राइट था, वो राइट वायलेट हो गया, तो उसके बाद आपके पास एक कॉज आ गया जिसको लेकर आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, जिसके अगेंस्ट आप कोई एक्शन ले सकते हो। कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, आपने प्लेंट फाइल किया। प्लेंट कैसे फाइल करोगे? प्रॉपर ऑफिस में ही करोगे, ऐसे तो नहीं कि कोर्ट में जो पीएन था उसको दे दिया, बोला कि जाके जज साहब को दे देना। देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोसीजर फॉर एवरीथिंग, राइट। तो प्लेंट लेट्स से यू फाइल्ड इट इन अ फाइलिंग काउंटर। अब कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो अगर उसको देखा जाएगा, जांच पड़ताल करी जाएगी, देखा जाएगा कि भाई जो प्लेंट है वो सही है कि नहीं है। अगर प्लेंट में कुछ डिफेक्ट निकलता है, जैसे मान लो जुरिसडिक्शन प्रॉपर नहीं है, वैल्यूएशन प्रॉपर नहीं है ना, आपका कुछ और कोर्ट फी से रिलेटेड कोई दिक्कत है, देन इन सच अ केस आपको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा उसमें अमेंडमेंट करने के लिए, मतलब चेंज करने के लिए। अमेंडमेंट बोल लो या बोल दो कि एक टाइम दिया जाता है उसको ठीक करने के लिए। जब एक बार प्लेंट हो जाता है ठीक, तो उसको फिर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फिर लेट्स से अगर सब कुछ सही रहा तो फिर समन्स भेजे जाते हैं। अभी तक यहाँ डिफेंडेंट का कोई रोल नहीं आया है, अभी तक प्लेंटिफ ही चल रहा है। समन्स भेजे जाते हैं। समन्स भेजने के बाद WS का टाइम पीरियड दिया जाता है कि भाई 90 दिन के 30 दिन के अंदर अंदर विच इज़ एक्सटेंडेबल टू 90 डेज अपना WS फाइल कर दो। फिर आपकी फ़र्स्ट हियरिंग होती है। बहुत बेसिक बता रही हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट हियरिंग होती है, फिर फर्स्ट हियरिंग के बाद आपका सेटलमेंट ऑफ इशू होता है। सेटलमेंट ऑफ इशू, अब सेटलमेंट ऑफ इशूज़ में बड़ी सारी चीज़ें होती है। एडमिशंस और डिनायल्स को एडमिट किया जाता है ना। यहीं पर आपका फिर ADR वाला प्रोसेस भी आता है कि अगर लगता है कि यार आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पॉसिबल है तो ADR के लिए भेज देते हैं, ओके। फिर एग्जामिनेशन होता है पार्टीज़ का। एग्जामिनेशन के बाद फिर ट्रायल चलता है। और अब इसमें भी क्या होगा कि मान लो ADR के लिए भेजा भी, पर रिपोर्ट आ गई कि अरे नहीं फेल हो गया है, तो फिर नॉर्मल ट्रायल चलेगा। तो यहाँ से भी होते होते हो सकता है कि ये ट्रायल की तरफ आ जाए। एंड देन आपकी डिक्री होगी, है ना। या तो फिर डिक्री होगी, या तो फेवर में होगी या तो फेवर में नहीं होगी। अगर फेवर में होगी तो डिक्री हो जाएगी, नहीं तो डिसमिस हो जाएगा सूट। और इसके बाद आप इससे चाहो तो अपील में जा सकते हो, है ना। अपील में जाओगे और सेकंड अपील में भी जा सकते हो, कुछ अगर सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अब इसमें हो सकता है बीच में कुछ हो जाए, अबेटमेंट हो जाए, है ना। अगर प्रॉपर्टी अटैच करवानी पड़ी तो हो सकता है फिर रिसीवर का भी रोल आ जाए। फिर हो सकता है कि सूट को विड्रॉ करना है तो ऑर्डर 33 का भी रोल आ जाए, 32। अगर कोई बंदा माइनर है पार्टी, है ना, तो ऑर्डर 32 आ जाए। अगर कोई जो एप्लीकेंट है वो पैसे नहीं दे सकता तो इंडिजेंट पर्सन का सूट फाइल करना पड़े, पॉपर सूट फाइल करना पड़े। अपीयरेंस मान लो एक पार्टी, ये भाई साहब आ ही नहीं रहे जिनको WS भेजा, जितनी बार बुलाया नहीं आया, तो फिर ऑर्डर 9 का रोल आ जाएगा। तो ऐसे करके बड़े सारे रोल आते रहते हैं बीच बीच में। ये तो एक नॉर्मल ढांचा है कि ये ऐसे आपका नॉर्मली सिविल सूट होता है। आज हम जुरिसडिक्शन की बात करेंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप के जुरिसडिक्शन होते हैं। मैंने आपको क्या बताया अभी, तो सबसे पहले यही है अपना सिविल और क्रिमिनल। तो जुरिसडिक्शन सबसे पहले सिविल एंड क्रिमिनल। अभी हम सिविल से हमें फ़र्क पढ़ना है, ठीक है। तो लार्जली हम 3 जुरिसडिक्शन की बात करेंगे, एक सब्जेक्ट मैटर, एक टेरिटोरियल और एक पिक्यूनरी। सब्जेक्ट मैटर मतलब जो विषय वस्तु है आपका, मान लो फैमिली से रिलेटेड मैटर है या इनकम टैक्स से रिलेटेड मैटर है तो फैमिली कोर्ट या इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल हैंडल करेगी, है ना। तो अगर मान लो कि सिविल कोर्ट, और ये स्पेशली हम सेक्शन 9 के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, है ना। सेक्शन 9 बोलता है ना कि सिविल कोर्ट के पास सारी पावर है सिविल सूट को एंटरटेन करने की, एक्सेप्ट द कॉग्निजेंस ऑफ विच इज़ एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। कोई एक्ट है, रेंट कंट्रोल एक्ट,
जो बोल रहा है भाई रेंट ट्रिब्यूनल ही एंटरटेन करेगा, सिविल कोर्ट इंटरफेयर मत करो, बट फिर भी तुमने सिविल कोर्ट से जाके उसको डिक्री करवा दिया या कुछ करा दिया। तो अगर जूरिसडिक्शन ही नहीं है, ऑल राइट, देन अब जूरिसडिक्शन कैसे नहीं हो सकता है? टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन नहीं हो सकता है। टेरिटोरियल को हम लोकल जूरिसडिक्शन भी बोलते हैं, कि जहाँ पर वो बेस्ड है। मान लो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, मुंबई में प्रॉपर्टी है, पुणे में सूट फाइल किया है, तो ऑफकोर्स जो पुणे वाला कोर्ट है उसके पास टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन नहीं है। पिक्यूनरी, तो अब सब्जेक्ट मैटर और टेरिटोरियल हम अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक अलग ही है। आपको सब्जेक्ट मैटर समझने के लिए सेक्शन 9 के कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा, टेरिटोरियल को समझने के लिए हम पिक्यूनरी के बाद टेरिटोरियल समझेंगे। आज जो हम मेन पढ़ने वाले हैं वो है पिक्यूनरी, पैसे से रिलेटेड। ठीक है, पैसे से रिलेटेड का क्या मतलब हुआ? अच्छा, इससे पहले ना, इससे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझ लो जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अगर सब्जेक्ट मैटर जूरिसडिक्शन नहीं हुआ ना तो डिक्री वॉइड हो जाती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि पूरा कोर्ट का कॉम्पिटेंसी हिला के रख दिया उसने, तुम लायक ही नहीं थे और तुम्हें जज बना दिया। ठीक है, वो तुम्हारी सब्जेक्ट मैटर ही इनकॉम्पिटेंसी हो गई। बट टेरिटोरियल और पिक्यूनरी बहुत बड़ी इरेगुलरिटी नहीं है, इसीलिए जो डिक्री होती है वो सिर्फ इरेगुलर होती है। ठीक है, ये इसको हम कॉन्सेप्ट को बाद में डिस्कस करेंगे, यू जस्ट शुड नो दिस। नाउ टॉकिंग अबाउट पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन। अब पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन इज लार्जली बेस्ड ऑन योर सूट वैल्यूएशन एक्ट। ठीक है, तुम्हारे रीडर का काम है अगर जज बन जाओगे तो। हर एक प्रॉपर्टी का एक सर्टेन वैल्यूएशन होता है और उसके बेस पे आपको रिलीफ दिया जाता है। कोर्ट फी और सूट वैल्यूएशन साथ साथ चलते हैं, कैलकुलेशन उसी के हिसाब से होती है ना। अब जब आप जज बनोगे, ठीक है, अगर आप मान लो दिल्ली का जुरिसडिक्शन देखो, पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन अगर आप दिल्ली का देखने जाओ तो दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट है जिसमें 2015 में अमेंडमेंट भी हुई और जुरिसडिक्शन बढ़ा दिया गया। और आपको याद होगा कि 2015 में मेजर अमेंडमेंट इसलिए आई थी कि जो आईपीआर के मैटर्स हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दिए जाए, वरना क्या होता था ना, लोअर कोर्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बर्डन हो जाता था। ठीक है, और हायर कोर्ट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता था। सॉरी, नॉट लोअर कोर्ट के पास तो है ही बर्डन, कोई उन पर ज़्यादा ध्यान देता नहीं है, बट हाई कोर्ट के पास बड़ा बर्डन हो जाता। तो उन्होंने बोला कि चलो हमारे पास जो आईपीआर के मैटर आते हैं तुम डील कर लो। नाउ व्हाट हैपेंड, और अब तो कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट आ गया है ना, उसके कारण भी बहुत सारे कोर्ट्स को ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, जो मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स हैं उनको, सिटीज़ हैं उनको अलग टाइप का जुरिसडिक्शन दे दिया है। लेटर्स पेटेंट जो हुआ करता था पहले, वो सारी चीज़ें अलग हैं। पर अभी समझो कि दिल्ली में मान लो अगर सिविल जज है तो वो 20 लाख तक का मैटर डील कर सकता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो 2 करोड़ तक का मैटर डील कर सकता है। पहले ये 20 लाख से 2 करोड़ तक का था, बट अब इसको बढ़ा दिया है। और जो हाई कोर्ट है, जो भी 2 करोड़ से ज़्यादा का मैटर है उसको डील कर सकता है। ठीक है, तो मान लो कोई ऐसी प्रॉपर्टी आई जिसकी वैल्यू और जिसका वैल्यूएशन कितना है, 30 लाख है ना, तो 30 लाख कौन डील करेगा? आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो एक मैटर आया जिसका वैल्यूएशन टोटल है 2 करोड़ रुपए और वो सिविल जज ने ट्राई कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन उसके पास नहीं था जो उसने कर लिया। ऑल राइट, तो दैट मीन्स व्हाट, सिमिलरली एमपी में भी ऐसे ही है। एमपी में अगर आप देखो तो जो सिविल जज होता है वो जूनियर डिवीज़न या सिविल जज फर्स्ट क्लास, वो पहले 2.5 लाख तक के मैटर देख सकता था, अभी 5 लाख तक के मैटर देख सकता है, फिर ऐसे करके बढ़ता जाता है। ठीक है, डीजे जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा का मैटर देख सकता है, ये सारी चीज़ें। तो अब बात ये हुई कि पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन कहाँ दिया है, तो हम पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन को पढ़ने के लिए सेक्शन 6 और सेक्शन 15 पढ़ेंगे। अभी हम आते हैं, बट बिकॉज वी आर essentially discussing types of jurisdiction, let's first discuss the types of jurisdiction. ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट मैटर टेरिटोरियल और पिक्यूनरी हो गया। फिर दूसरा जुरिसडिक्शन होता है आपका ओरिजिनल और एपेलेंट। ओरिजिनल और एपेलेंट मतलब, अब जैसे जो छोटे कोर्ट होते हैं, है ना, जैसे सिविल जज का कोर्ट हो गया, या स्मॉल कॉजेस कोर्ट हो गया, या मुंसिफ कोर्ट हो गया, इनके पास हमेशा ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होता है, मतलब केस इंस्टीट्यूट यहीं होता है ना।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैटर क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एपेलेट अथॉरिटी भी होती है। अब मान लो यहाँ पर दिल्ली में अगर 2 करोड़ का मैटर आया तो यही कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का हो जाएगा, वरना यहाँ पे अपील जाएगी। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, है ना, इनका ओरिजिनल भी होता है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन भी होता है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट जो वो डिस्टिंक्शन है वो है एक्सक्लूसिव और कनकरेंट। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ एक ही कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, कनकरेंट मतलब 2 कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। तब ये सवाल उठता है और यूपी में आया है, आई थिंक 1986 का क्वेश्चन है यूपी का, कि अगर कोई कोर्ट है जो कॉम्पिटेंट है मैटर को सुनने के लिए, ठीक है, क्या वो ऐसा मैटर को सुन सकती है जो उसके जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर रहा है अगर पार्टीज अग्री करें? मतलब पार्टीज क्या अपने कंसेंट से किसी पे जुरिस्डिक्शन कन्फर कर सकती है? द आंसर इज नो। अरे भाई, जब लॉ ही मना करेगा तो तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट करके थोड़ी अपने आप को जुरिस्डिक्शन ले लोगे, है ना। सो द पॉइंट इज अ कोर्ट विल ओनली ट्राई मैटर विच इज इन इट्स पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। हाँ, अपने से लेस पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का डेफिनेटली ट्राई कर सकता है, बट उससे ज़्यादा का नहीं कर सकता, और यही है सेक्शन 6 की भाषा। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, बट अगर 2 कोर्ट है जिनके पास कनकरेंट जुरिस्डिक्शन है ना, मान लीजिए क्या हुआ कि आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया मुंबई में, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ पुणे में। अब टेक्निकली अगर हम सेक्शन 15 या सेक्शन 16 टू सेक्शन 20 पढ़े तो ये मुंबई में भी इसका सूट फाइल हो सकता है, पुणे में भी हो सकता है। तब हम चूज कर सकते हैं कि हमें कहाँ करना है, बिकॉज जुरिस्डिक्शन दोनों जगह ही है। बट अगर मान लो जुरिस्डिक्शन नहीं होता पुणे के पास, तो मैं अपने आप से कन्फर नहीं कर सकती पुणे में। ओके, लॉ हैज़ टू परमिट इट, एज सिंपल एज दैट। तो एक ये चीज़ हो गई। फिर होता है और भी टाइप के जुरिस्डिक्शन होते हैं, है ना, जनरल और स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन। वो उतने रेलिवेंट नहीं है क्योंकि वो सिर्फ दे आर जस्ट वर्ड्स, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन। अब समझो ज़रा एक बात को, कुछ शब्द है ना, जैसे कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस का क्या मतलब हुआ? जहाँ पे सूट ओरिजिनली फाइल किया गया है। ठीक है, और कैसे देखा जाएगा? सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू से देखा जाएगा, भाई कहाँ पर करना है। फिर और सूट ऑफ, ये कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस चेंज होता रहता है वैल्यूएशन, सूट के वैल्यूएशन के हिसाब से। फिर आता है इससे बड़ी अथॉरिटी, मैं नीचे लिख रही हूँ पर ये एक्चुअली ऊपर है क्योंकि बड़ी अथॉरिटी है। इससे बड़ी अथॉरिटी आएगी एपेलेंट जुरिस्डिक्शन। यस, एपेलेंट जुरिस्डिक्शन मतलब क्या? जहाँ पर अपील जाती है। फिर एक होता है रिविजनल जुरिस्डिक्शन, जहाँ पे रिवीजन अलाउ की जाती है। सिविल केसेस में हमेशा रिविजनल जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास रहती है। ठीक है, अच्छा, अब आता है जैसे मान लो अगर हम सिंपल भाषा की बात करें तो सिविल जज का जो जुरिस्डिक्शन हो गया वो हो गया कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। क्यों बता रही हूँ मैं आपको? क्योंकि जब आप अपना बेयर एक्ट पढ़ोगे ना तो आपको ये शब्द समझ नहीं आएंगे, फिर आपको लगेगा ये क्या है, तो इसलिए अगर अभी समझ आ जाता है तो बेटर है। इसके बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लो, वो होता है कोर्ट ऑफ फर्स्ट अपील। अगर मैटर मान लो 10,000 का ही है ना, उस मैटर की बात करें, क्योंकि अगर मैटर 2 करोड़ का ही हो गया तो जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट अपील था वही कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस बन जाएगा। फिर हाई कोर्ट हो जाएगी आपकी कोर्ट ऑफ सेकंड अपील, है ना। तो द टर्म कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एंड एपेलेट कोर्ट विल टोटली डिपेंड अपॉन द वैल्यूएशन ऑफ द सूट। ठीक है, अब इसी में एक होता है लेटर्स पेटेंट जुरिस्डिक्शन। अब ये आप ढूंढ के बताओ कि लेटर्स पेटेंट जुरिस्डिक्शन क्या होता है। नहीं होगा तो मैं तो बता ही दूंगी, कमेंट में आप बताना अगर आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ इस पर टिपिकल वीडियो तो मैं बना दूंगी। बट
आप ये देखना कि लेटर्स पेटेंट जुरिस्डिक्शन क्या होता है और कमर्शियल कोड्स एक्ट जो दिल्ली डीजीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब वो लॉ ही बन गया है, तो वो कैसे चेंज हो गया है पूरा पर्सपेक्टिव. ओके, सो दिस इज अबाउट टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन. देयर इज अ लॉट मोर टू स्टडी, but we'll do that one by one.